हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी की, यानी कि एक कारक सिद्धांत। तो जो ये थ्योरी है, एक कारक सिद्धांत है, ये बिने द्वारा, अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया है। और यूनिफैक्टर का क्या मतलब है? एक कारक, यानी कि यहाँ पर बुद्धि को एकल इकाई माना गया है, सिंगल एंटिटी माना गया है कि जो इंटेलिजेंस है वो एक एंटिटी है। यानी कि जिस किसी के भी अंदर लॉजिकल एबिलिटी होगी वो हर फील्ड में अच्छा होगा। जिस किसी का भी लॉजिक अच्छा होगा, यानी कि जो मैथ और साइंस में अच्छा होगा, वो हर सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है। वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, वो एकेडमिक्स में भी अच्छा हो सकता है, वो म्यूज़िक में भी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर ये माना गया है कि अगर किसी भी बच्चे में, किसी भी व्यक्ति में लॉजिकल एबिलिटी होगी, उसकी तार्किक क्षमता अच्छी होगी, तो वो इंटेलिजेंट है और वो हर फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो आज के टाइम पर ये जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, जो बिने द्वारा दी गई थी, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिसके अंदर लॉजिकल एबिलिटी हो वो म्यूज़िक, स्पोर्ट्स या अदर किसी फील्ड में अच्छा हो। तो इसीलिए इस थ्योरी को नकार दिया गया, यूनिफैक्टर थ्योरी को नकार दिया गया था। यूनिफैक्टर थ्योरी के बाद आती है टू फैक्टर थ्योरी, यानी कि द्वि कारक सिद्धांत। और ये थ्योरी दी गई है चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा। तो इन्होंने यूनिफैक्टर को पूरी तरीके से नकार दिया कि बुद्धि एकल इकाई नहीं हो सकती। बुद्धि क्या है? दो फैक्टर पर आधारित है, टू फैक्टर पर आधारित है। एक है जनरल फैक्टर, यानी कि सामान्य तत्व, और दूसरा है स्पेशल फैक्टर, यानी कि विशिष्ट। तो यहाँ पर बात है सामान्य और विशिष्ट के बारे में। अब जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो जनरल फैक्टर क्या है? यानी कि जो ये बुद्धि का सामान्य तत्व है, ये क्या है? ये सभी फील्ड में काम करेगा, यानी कि ये आपकी ओवरऑल एबिलिटी को बताएगा। सभी बौद्धिक क्रियाओं में ये क्या होता है? शामिल होता है, जो जनरल फैक्टर होता है। चाहे आप कोई भी काम करें, उसमें क्या काम करेगा? जनरल फैक्टर काम करेगा। जैसे कि आप क्या करते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में होते हैं, वो क्या है? आपका जनरल फैक्टर है। आप लैंग्वेज में अच्छे हैं, तो ये क्या है? आपका जर्नल फैक्टर है। फिर बात करते हैं स्पेशल फैक्टर की, स्पेसिफिक फैक्टर की। तो ये क्या है? स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। यहाँ पर हमने बात की थी जर्नल फैक्टर में ओवरऑल की, कि ओवरऑल हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो, बहुत से लोग हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक क्या है? कि आप क्रिकेट में अच्छे हैं। ये क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। लैंग्वेज तो बहुतों की अच्छी हो सकती है, लेकिन हर कोई हिंदी भाषा का कवि नहीं हो सकता। तो जो हिंदी कवि होना क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर है, यहाँ पर विशिष्ट कारक है बुद्धि का। तो यहाँ पर जनरल फैक्टर क्या है? कि जो भाषा संबंधी आपकी योग्यता है, कि आप बोल लेते हो, ठीक ठाक लिख लेते हो, बातों को एक्सप्रेस कर पाते हो। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में पोएट होना या राइटर होना या लिटरेचर होना, ये क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर है, स्पेशल फैक्टर है। तो यहाँ पर जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर की बात की गई है चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा, और ये है उनकी टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में। ये दी गई है थॉर्नडाइक द्वारा। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि एक फैक्टर और दो फैक्टर जैसा कुछ नहीं होता, मल्टी फैक्टर होते हैं बुद्धि में, यानी कि बहुकारक सिद्धांत होते हैं। और इन्होंने कुछ तीन कारकों की यहाँ पर बात की, सोशल, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो सोशल क्या है? सामाजिक फैक्टर क्या होगा? जिसका सोशल बिहेवियर अच्छा होगा, जो समाज में बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पाता होगा, घुलना मिलना उसका सभी के साथ होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, किसी के भी साथ आसानी से बातें कर लेता है, अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। तो ये क्या है? सोशल फैक्टर है। कंक्रीट यानी कि जो चीज़ें, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हमारी आंखों के सामने हैं, उन्हें कहा जाता है कंक्रीट। तो जो व्यक्ति कंक्रीट चीज़ों के साथ अच्छे से डील कर पाए, उसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर? मल्टी फैक्टर थ्योरी में इंटेलिजेंस कहेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन होता है, उसके सामने इतनी सारी वायर्स होती हैं और वो उनके साथ अच्छे से खेल पाता है, चीज़ों को सॉल्व कर पाता है। तो ये क्या है? उसकी कंक्रीट एबिलिटी है, यानी कि मूर्त क्षमता है।
नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त एबिलिटी, यानी कि जो हमारे सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में सोच पाना, उस प्रॉब्लम के बारे में सोच पाना, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना, उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे यानी कि अमूर्त कहेंगे। जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम फील नहीं कर सकते, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे कि हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो ये क्या होगा, हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी है यानी कि अमूर्त क्षमता है कि हम क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन के बारे में सोच पाएँ या फिर किसी और ऐसी सोशल प्रॉब्लम के बारे में सोच पाएँ, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच पाएँ। ये क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी है। तो यहाँ पर मल्टी फैक्टर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने बात की है सोशल एबिलिटी, कंक्रीट एबिलिटी और एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी की। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि किसी में सोशल एबिलिटी होती है, किसी में कंक्रीट एबिलिटी होती है और किसी में एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी होती है। तो ये है मल्टी फैक्टर यानी कि बहुकारक सिद्धांत। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी की, इंटेलिजेंस की ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी कि समूह कारक सिद्धांत। तो पीछे थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, मल्टी फैक्टर के बारे में, बहुकारक के बारे में, लेकिन यहाँ पर थर्स्टन ने क्या कहा है, ग्रुप फैक्टर के बारे में, कि जितने भी इंटेलिजेंस के फैक्टर हैं वो एक साथ ग्रुप में काम करते हैं, अलग अलग नहीं होते। यानी कि कोई जी फैक्टर नहीं होता, कोई एस फैक्टर नहीं होता और मल्टी फैक्टर भी नहीं होते। सभी फैक्टर मिलकर क्या करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। इन्होंने यहाँ पर जी फैक्टर जो जर्नल फैक्टर है, स्पीयरमैन द्वारा, बिने द्वारा इसको चैलेंज किया है और उन्होंने क्या कहा है कि जो सभी एलिमेंट्स हैं इंटेलिजेंस के, बुद्धि के, वो ग्रुप में काम करते हैं और सभी इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन हर किसी में क्या होता है, एक प्राइमरी एलिमेंट होता है, क्योंकि हर कोई किसी स्पेसिफिक फील्ड में अच्छा होता है, तो उस ग्रुप में से हर किसी में एक प्राइमरी एलिमेंट होता है जो इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पर इन्होंने टोटल 9 फैक्टर की बात की है। जो इंटेलिजेंस की ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो 9 फैक्टर की बात करती है कि 9 फैक्टर में इन्होंने इंटेलिजेंस को बताया है और कहा है कि हर किसी में इनमें से कोई एक प्राइमरी होगा। जैसे कि इन्होंने इन 9 फैक्टर्स की बात की है, एक एक करके अभी इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इन्होंने बात की स्पेशल फैक्टर की। स्पेशल का मतलब क्या है, यहाँ पर स्थानिक तत्व। तो ये स्थानिक तत्व क्या है, जो स्पेस के साथ अच्छे से डील कर पाए। आपके पास एक रूम है खाली, अब आपको कौन सा सामान कहाँ लगाना है, आप पहले उस चीज़ को अपने माइंड में विजुअलाइज करें और फिर उसी तरीके से अपने रूम को डिज़ाइन करें, डेकोरेट करें। तो ये आपने क्या किया, अपने स्पेस को मैनेज किया। तो जितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, उनके अंदर ये स्पेशल फैक्टर पाया जाता है। जो स्थानिक तत्व होता है, स्थानिक तत्व इंटेलिजेंस उनके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर थर्स्टन क्या कहते हैं कि सभी के अंदर ये 9 एबिलिटी तो होंगी ही, 9 फैक्टर तो होंगे, लेकिन जो जिस फील्ड में अच्छा होगा उसमें वो प्राइमरी एलिमेंट होगा। यानी कि जो आर्किटेक्चर हैं वो हर उनके अंदर ये 9 के 9 फैक्टर पाए जाएंगे, लेकिन उनके अंदर ये स्पेशल फैक्टर प्राइमरी होगा। तो इस तरह की बात की गई है थर्स्टन द्वारा उनकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी में। नेक्स्ट है परसेप्चुअल फैक्टर। परसेप्चुअल फैक्टर का क्या मतलब है कि आप परसीव किस तरह से करते हैं। सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, आपकी परसीव करने की एबिलिटी के बारे में यहाँ पर परसेप्चुअल फैक्टर बताता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल फैक्टर, जो कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होते हैं, जो नंबर्स के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर कहते हैं। अगली बात है वर्बल फैक्टर की, यानी कि जो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन की बात की गई है जो वर्बल फैक्टर है। नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर। यहाँ पर आप कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उसकी बात की गई है। तो देखो वर्बल फैक्टर और वर्ड फ्लुएंसी दोनों ही लैंग्वेज से रिलेटेड है, लेकिन वर्बल फैक्टर में क्या है, कोई और बोल रहा है और आप समझ रहे हो, किसी और के द्वारा लिखी गई पोएम है और आप उसको समझ रहे हो, तो इसका मतलब आपका वर्बल फैक्टर अच्छा है। लेकिन वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर में क्या है कि आप एक पोएट हो, आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप क्या हो, एक साहित्यकार हो, आप साहित्य की रचना बहुत अच्छे से करते हो। तो इसमें आपके अंदर क्या है, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर है। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन वर्बल फैक्टर और वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर।
वर्बल फैक्टर में आप क्या करते हो, समझते हो दूसरे की लिखी या बोली गई बातों को, और यहाँ पे आप क्या करते हो, वर्ड फ्लुएंसी में एक्सप्रेस करते हो अपनी बातों को बेहतर तरीके से। नेक्स्ट है मेमोरी फैक्टर, यानी कि जो भी आपकी याद करने की क्षमता है उससे रिलेटेड। अगली बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर। तो डिडक्टिव का क्या मतलब होता है, रूल टू एग्जाम्पल जाना। जब आप रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएं, आपको रूल बता दिया जाए और आप खुद उसके एग्जाम्पल के बारे में सोचें, यानी कि जर्नल से लेकर स्पेसिफिक फैक्टर पर जाएं, तो उसे क्या कहा जाएगा, डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर। और है फिर इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि एग्जाम्पल से रूल पर जाना, स्पेसिफिक से जर्नलाइजेशन पर जाना। और 9th फैक्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर, यानी कि आप किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर पाते हो, किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को टुकड़ों में समझकर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना, क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर है। तो यहाँ पर थर्स्टन क्या कहते हैं अपनी ग्रुप फैक्टर थ्योरी में, वो किसी भी जर्नल और स्पेसिफिक फैक्टर की बात नहीं करते, उन्होंने जी और एस फैक्टर को नकार दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि सभी में ये 9 फैक्टर होंगे, लेकिन जो जिस फील्ड में अच्छा होगा उसके अंदर वो प्राइमरी होगा। जैसे कि आर्किटेक्चर्स के अंदर क्या होगा, स्पेशल फैक्टर होगा, और जो पोएट्स हैं उनके अंदर वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर प्राइमरी होगा। जिनकी याद करने की पावर अच्छी है उनके अंदर मेमोरी फैक्टर प्राइमरी होगा, लेकिन सभी में ये 9 के 9 फैक्टर होंगे जो एक साथ ग्रुप में काम करते हैं इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट हम जानेंगे क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, जो दी गई है कैटल और हॉर्न द्वारा। तो ये जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, ये कैटल और हॉर्न द्वारा दी गई है, और इसमें 2 तरह के इंटेलिजेंस की बात की गई है, एक तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और दूसरा फ्लूइड इंटेलिजेंस, यानी कि ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि। तो सबसे पहले जानेंगे क्रिस्टलाइज यानी कि ठोस बुद्धि के बारे में। तो ये जो है डिपेंड करती है हमारी एजुकेशन पर, हमारे कल्चर पर, यानी कि जो भी हम अपने वातावरण से, हम अपने इन्वायरमेंट से सीखेंगे वो है हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। इन्वायरमेंट से सीखना, एजुकेशन से सीखना, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, उसके आधार पर जो इंटेलिजेंस होगी वो होगी क्रिस्टलाइज यानी कि ठोस। कोई भी स्किल सीखते हैं, कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस लेते हैं, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से, वातावरण से प्रभावित होती है, तो हमारी इनहेरिटेंस का, हेरिडिटी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि जो सोशल बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर हम समाज से सीखते हैं, एजुकेशन से सीखते हैं, स्कूल जाकर सीखते हैं, तो ये क्या है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है। वोकैबुलरी है, या फिर आप किसी भी और फील्ड में अच्छे हो, आपके अंदर कोई भी स्किल्स है, किसी को डांस आता है तो डांस उसने क्या है, किसी ट्रेनिंग से लिया है, कोई उसने क्लासेस ली होंगी डांस क्लास, तो ये डांस हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है। कोई मैकेनिक है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो वो उसने उस चीज़ की ट्रेनिंग ली है, एजुकेशन ली है, तो ये उसकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस की, यानी कि तरल बुद्धि की। तो तरल बुद्धि किसके लिए यूज़ करते हैं हम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए। हम कहते हैं ना कि हर किसी का लर्न करने का तरीका अलग होता है, हर किसी का सीखने का तरीका अलग होता है। कोई चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है, लेकिन किसी को सीखने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ क्या है, आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस है, और ये हमारे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर आधारित होती है, यानी कि हमारे मानसिक विकास पर आधारित होती है, और हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होती है, वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, यानी कि हमारे माता पिता द्वारा हमें जो भी जीन्स प्राप्त होते हैं उस पर हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस आधारित होती है। यहाँ पर ट्रेनिंग का, एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये सभी मैटर नहीं करते, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें जन्मजात मिली होती हैं, वंशानुक्रम से मिली होती हैं, हमारी हेरिडिटी से मिली होती हैं, और उसी को कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, यानी कि जो भी हमारा तर्क करने का तरीका होता है। अब रीजनिंग जो है वो हर किसी की अलग होती है, रीजनिंग के लिए आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ले सकते। इमेजिनेशन, जो हमारी इमेजिनेशन पावर होती है, जैसे कि मेरे साथ क्या होता है, मैं जब भी कोई स्टोरी पढ़ती हूँ उस चीज़ का विजुअलाइजेशन मेरे माइंड में होता है, एकदम पिक्चर जैसी बनती है माइंड में, तो मुझे वो स्टोरी एकदम पिक्चर की फॉर्म में अपने माइंड में बनाने की क्या है, आदत है। और वो चीज़ मेरे पेरेंट्स में भी है, मेरे फादर में भी है। वो भी जब कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं या कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, वो भी उसी तरीके से उस चीज़ को विजुअलाइज करते हैं अपने माइंड में। तो ये क्या है, हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस है। इमेजिनेशन, रिलेशन,
जो भी हमारा सोचने का तरीका है, तर्क करने का तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये है फ्लूइड इंटेलिजेंस, जो प्रभावित होती है हेरिडिटी से और मानसिक विकास से, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट से। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होगा, उसी के आधार पर हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है। और यहाँ पर एजुकेशन का कोई प्रभाव नहीं होगा फ्लूइड इंटेलिजेंस में। एजुकेशन, कल्चर, सोसाइटी, ट्रेनिंग, इन सभी का प्रभाव होता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में, यानी कि ठोस बुद्धि में। तो ये है क्रिस्टलाइज एंड फ्लूइड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कैटल और हॉर्न द्वारा दी गई है। यहाँ पर जो क्रिस्टलाइज बुद्धि है वो आधारित है एनवायरमेंट पे, और जो तरल बुद्धि है वो आधारित है हेरिडिटी पे। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की, जो दी गई है स्टर्नबर्ग द्वारा। तो इन्होंने यहाँ पर 3 तरह की बुद्धि की बात की है। ट्रायर्किक यानी कि त्रिआयामी की बात की है इन्होंने। एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। एनालिटिकल का यहाँ पर एक और नाम है कॉम्पोनेंशियल। क्रिएटिव का भी एक और नाम है एक्सपीरियंशियल। यहाँ पर प्रैक्टिकल का नाम लिखना भूल गए, प्रैक्टिकल को कहेंगे कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। तो अब एक एक करके इन तीनों के बारे में समझेंगे। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होगा, जब आप किसी चीज़ को एनालाइज कर पाएँ, उसको इवेलुएट कर पाएँ, दो चीज़ों को कंपेयर कर पाएँ। एनालाइज करना का क्या मतलब है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, उसको टुकड़ों में तोड़कर, पार्ट्स में डिवाइड कर कर उसके बारे में सोचना, कंपेयर करना, रीजनिंग करना, एनालाइज करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो ये क्या है, एनालिटिकल यानी कि कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा डीएनए, डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो वो न्यूज़ का क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करके वो आपको बताते हैं। एक तो होता है सिंपल हेडलाइंस को पढ़ना, और एक होता है कि उस न्यूज़ का विश्लेषण करना, न्यूज़ को पूरी पार्ट्स में खोलकर उसकी व्याख्या करना, उसके बारे में बताना कि इसमें ये अच्छी बातें हैं, ये बुरी बातें हैं, ये चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड हैं। तो ये क्या है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, एनालाइज किया गया है। नेक्स्ट है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव को क्या कहा गया है, एक्सपीरियंशियल। जब आप कुछ नया करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं उस चीज़ का, कोई भी नोवेल आइडिया, कोई भी नया डिज़ाइन बनाना, जैसे कि जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं वो कपड़ों के नए नए डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन बनाते हैं, तो उनके अंदर क्या है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो नेल एक्सटेंशन करते हैं, आपने देखा होगा वो कितने तरह तरह के नए नए डिज़ाइन, अपने माइंड में वो नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं और नेल एक्सटेंशन करते हैं। और अगला है प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक, जिसे क्या कहा गया है, कॉन्टेक्सचुअल भी कहते हैं। तो ये क्या है, किसी भी संदर्भ में आप किस तरीके से डील कर रहे हो, डेली लाइफ सिचुएशन, यानी कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आई और ऑन स्पॉट आप उसके साथ किस तरीके से डील कर रहे हो, तो ये बताता है आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में। तो यहाँ पर स्टर्नबर्ग द्वारा 3 तरह की इंटेलिजेंस की बात की गई। त्रिआयामी इंटेलिजेंस की बात की उन्होंने, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। एनालिटिकल यानी कि एनालाइज करना, क्रिएटिव यानी कि कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना, और प्रैक्टिकल यानी कि किसी भी संदर्भ में आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं सिचुएशन से, डेली लाइफ सिचुएशन से आप किस तरीके से डील करते हैं, प्रैक्टिकली आप चीज़ों को कैसे करते हैं। जैसे कि एक बार साइंस क्लास में बच्चों को बताया गया कि वुड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आयरन में क्या होगा, करंट पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, लेकिन लकड़ी में वो चीज़ पास नहीं होगी। और एक बार ऐसा ही होता है कि एक बच्चा क्या करता है, लोहे की पाइप से एक स्विच को बंद करने की कोशिश करता है। तो क्या उसने उस अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे से यूज़ किया? नहीं किया। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं है। वहीं एक दूसरा बच्चा है और उसके हाथ गीले हैं, तो वो लकड़ी की डंडी से स्विच को बंद करने की कोशिश करता है, या फिर किसी भी लकड़ी की हेल्प से उस स्विच को बंद करने की कोशिश करता है। तो उसने क्या किया, उस अपनी नॉलेज को डेली लाइफ में, डेली लाइफ सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में अच्छे से यूज़ किया। तो उसके अंदर क्या है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। तो ये ट्रायर्किक इंटेलिजेंस की बात की गई है स्टर्नबर्ग द्वारा। सो आई होप आपको यहाँ तक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं।